हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त अंजू। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में मिडवल इंडिया, और एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश की है हमने स्टोरी फॉर्म में। पहले हम अपना एक बेस बनाएंगे, स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करेंगे, स्टोरी को जान लेंगे और धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि एक इमेज बन जाएगी, रिलेट होती जाएंगी चीज़ें। हम बहुत ही आसान तरीके से हिस्ट्री पर अपनी कमांड बना लेंगे। तो चलो हम बात करते हैं, हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा था। हमने हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ लिया था, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और महमूद गजनवी के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। लेकिन इससे पहले, पढ़ने से पहले हम जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि रिकॉल करते रहेंगे तो हम पीछे वाली चीज़ भूलेंगे नहीं। स्टोरी क्या है, एक दूसरे से रिलेट रहनी चाहिए। तो फटाफट चलो एक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा था हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 एडी में मक्का में हुआ था, और उनको जो महाज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा गुफा में प्राप्ति हुई। 622 में वो मक्का से मदीना चले गए, और जो मक्का से मदीना तक का सफ़र रहा उसको हिजरत संबत कहा जाता था। 632 ईस्वी में मदीना में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी डेथ के बाद एक डिस्प्यूट शुरू हो जाता है उनके शिष्य में। उनके दो शिष्य थे। फर्स्ट की बात करें तो अली जो उनके दामाद थे, और सेकंड जो है अबू बकर। अब इनमें डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी। जो अली को मानते हैं वो शिया कहलाए, और जो अबू बकर को मानते हैं वो सुन्नी कहलाए। जो इस्लाम धर्म के लोग जो मुहर्रम मनाते हैं वो शिया लोग मनाते हैं। जो अली को मानने वाले हैं वो मुहर्रम मनाते हैं। हमने पढ़ा था कि युद्ध धर्म की रक्षा करने वाले को इस्लाम धर्म में क्या कहा गया, तो जिहाद कहा गया। हमने देखा था कि इसी बीच क्या होता है, शिया और सुन्नी में भी डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, और इसके डिस्प्यूट से एक तीसरे संप्रदाय की उत्पत्ति होती है, सूफी संप्रदाय। ये सब चलता रहता है। इसी बीच एक अरबी अटैक होता है, मोहम्मद बिन कासिम करता है इंडिया पे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला मुस्लिम अटैक हमारे इंडिया पर किसने किया, वो उस शासक का नाम बताइए। तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला जो अटैक था सिंध पर करता है, और उस टाइम सिंध पर जो राज कर रहा होता है, रूलर जो शासक है वहाँ का, वो है दाहिर नाम का एक हिंदू राजा। दाहिर को हरा देता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। हराने के बाद एक टैक्स शुरू कर देता है वहाँ पे, जजिया टैक्स, जो किसको पे करना होता था, नॉन मुस्लिम को। और कितना पे करना होता था, 1/2 से 2/3 तक। अब क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम, एक सिक्के की शुरुआत करता है, स्वर्ण सिक्के की शुरुआत करता है, और उस सिक्के का नाम दिया उसने दिरहम सिक्का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के की शुरुआत किस शासक ने की, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइम पीरियड था 712 से 714 तक था, 2 साल का टाइम पीरियड रहा है। और इसने अपने अरब से हमारे इंडिया को बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे कि अरबियक घोड़े की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम की ही देन है। हम बात करें कैमल हस्बेंड्री की शुरुआत जो कि हमारे इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम ने की। खजूर की खेती की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की। हमने पढ़ा था कि मानसून शब्द ये कौन सा वर्ड है, ये भी एक अरबी एक वर्ड है। एक एटलस मानचित्रावली की शुरुआत की गई थी, तो वो भी किसके शासनकाल में की गई थी, मोहम्मद बिन कासिम के। हमने ये चीज़ें कवर की थी। उसके बाद हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा, जिसने हमारे इंडिया पर 17 बार अटैक किया। अब वो अटैक कौन कौन से थे उसको हम चलो कर देख लेते हैं। जो मेनली अगर हम देखें महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 1025 तक, 27 तक। लेकिन इससे पहले ही अगर हम बात करें कि मेनली 1000 के पहले ही गजनी वंश की स्थापना हो चुकी थी 932 में। किसने, एक्चुअल जो फाउंडर है गजनी वंश का वो है अल्पतगीन। उस टाइम गजनी वंश इतना उसका विस्तार नहीं था, एक छोटे लेवल पे उसका जो विस्तार था, इतना हाईलाइट नहीं था। अल्पतगीन के बाद एक उसका गुलाम है सुबुकुतगीन, 977 में राजगद्दी पर बैठता है। ये सुबुकुतगीन कौन है, इसी का गुलाम होता है अल्पतगीन का।
और ये बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है और इसके टैलेंट को देखकर अल्पतगिन इसको अपना दामाद बना लेता है। उसके मरने के बाद ये राजगद्दी पर बैठ जाता है 977 में सुबुकुतगिन। और सुबुकुतगिन से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है महमूद गजनवी। ये राजगद्दी पर बैठेगा 998 में सुबुकुतगिन की मृत्यु के बाद। ये बैठ जाता है 998 में। अब मेन जो टाइम पीरियड शुरू होता है गजनी वंश का, यहीं से होता है इसका उदय की बात करें हम तो। और हाँ, एक चीज़ सुबुकुतगिन हमने पढ़ा था, सुबुकुतगिन के टाइम पीरियड में गजनी वंश का एक दूसरा नाम भी मिला, यामनी वंश। तो गजनी वंश को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यामनी वंश। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कई बार गजनी वंश ना लिख करके यामनी वंश लिख देता है। अब शुरुआत करते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की जो फर्स्ट अटैक उसने किया था वो किया था कहाँ पर, पेशावर। और वहाँ पे जो शासक था, रूलर था, वो था जयचंद। जयचंद को हरा देता है। और उसके बाद 1004 ईस्वी में ये अटैक करता है मुल्तान पर, जहाँ पे कौन रूल कर रहा होता है, आनंदपाल। आनंदपाल कौन है, ये जयचंद का बेटा है। उसके बाद हमने देखा था कि 1006 ईस्वी में नगरकोट पर अटैक करता है और 1011 में मथुरा पे अटैक करता है। 1013 में इसने स्थानेश्वर मंदिर पर अटैक किया जो हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र ज़िले में है। वहाँ पे चक्र स्वामी की मूर्ति का खंडन कर देता है, ये मूर्ति को तोड़ देता है। उसके बाद जो इसका 16वां अटैक है वो है सोमनाथ के मंदिर पर, जो 1025 ईस्वी में करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये अटैक। उस टाइम ये सोमनाथ का मंदिर जो है कहाँ पे, गुजरात में। और उस टाइम वहाँ पे रूल कौन कर रहा था, रूलर कौन था, शासक कौन था गुजरात में, भीम फर्स्ट और मूलराज फर्स्ट। अब यहाँ से उनको पराजित कर देता है महमूद गजनवी। और हमारे इंडिया से जितनी भी चीज़ें उसके हाथ लगती हैं वो सारी चीज़ें लेके निकल जाता है। जाट कम्युनिटी को पता चलता है और घेराबंदी, जाट कम्युनिटी रास्ते में महमूद गजनवी को रोक लेती है और वहाँ पे उनके साथ लड़ाई, उनके बीच युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, गजनी चोटिल हो जाता है। और 1032 ईस्वी में जो जाट कम्युनिटी वाला जो विद्रोह है 1027 में हुआ। 1032 में गजनी में जाकर महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और हमने ये पढ़ा था कि जो गजनी था, महमूद गजनवी जो था, इसको मूर्ति भंजक की उपाधि मिली हुई थी, टाइटल मिला हुआ था, क्योंकि ये जहाँ भी जाता था मूर्तियों को तोड़ देता था। और ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्तियों को यहाँ से उठा के लेके जाता था गजनी में, जहाँ इसका महल था, दरबार था, सामने आधी मूर्तियों को ज़मीन में गड़वा दिया था और आधी ऊपर। और जब भी निकलते आते जाते पैर से मारकर निकलता था। अब हमने एक बुक पढ़ी थी, शाहनामा, किसने लिखी, फिरदौसी ने लिखी थी। सबसे पहले अगर बात करें, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि महमूद गजनवी की सबसे पहले सुल्तान की उपाधि उस मुस्लिम शासक का नाम बताइए जिसको सुल्तान की उपाधि मिली है, सबसे पहले दी गई, तो वो है महमूद गजनवी। क्योंकि अभी आप जितने भी पढ़ेंगे हम आगे, जितने भी राजा महाराजा जो भी शासक हुए हैं, सबको मोस्टली सुल्तान की उपाधि मिली हुई है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सबसे पहले मिली इनको और मुस्लिम शासक हैं ये। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। और अब हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। जो मोहम्मद गोरी का जो टाइम पीरियड रहा वो 1175 से लेके 1206 तक का। अब मोहम्मद गोरी ने हमारे इंडिया पर अटैक किए 18 बार। 17 बार इसकी हार हो चुकी है और 18वीं बार ये जीत जाता है। 18वीं बार जो जीतता है वो किसकी हेल्प से, किसकी मदद से जीतता है, जयचंद की। जयचंद जैसे गद्दार राजा होने की वजह से मोहम्मद गोरी जैसे शासक की जीत हो जाती है, जो इतना कायर 17 बार ये हार चुका है। अब हम बात अगर करें इसमें पहले अटैक की बात करें, मोहम्मद गोरी का जो पहला जो अटैक था वो था मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में इसने अटैक किया, वहाँ पे गुजरात पे अटैक करता है 1178 में। अब वहाँ पे रूल कौन कर रहा है, रूलर कौन है, शासक कौन है, भीम सेकंड और मूलराज सेकंड। और महमूद गजनवी ने जब अटैक किया था गुजरात पर 1025 में, तब उस टाइम फर्स्ट थे, भीम फर्स्ट और मूलराज फर्स्ट। लेकिन अब जो
मोहम्मद गोरी ने किया, इस टाइम सेकंड है ये, मूलराज सेकंड और दूसरा जो नाम था भीम सेकंड। 1178 में इसमें बहुत बुरी तरह हार जाता है मोहम्मद गोरी। ये अपनी जान बचाता है। कहा जाता है कि एक टेंपल है, दिलवाड़ा टेंपल है माउंट आबू में, वहाँ छिपकर अपनी जान बचाता है मोहम्मद गोरी। अब ये क्या करता है, ये इसका क्या था, मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जो बुरी तरह ये हारा था। इसके बाद ये क्या करता है कि मोहम्मद गोरी अपना एक मतलब एक्वायर कर लेता है सिंध का एरिया और कश्मीर का, इस पे मतलब अधिकार, अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित कर लेता है ये। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये 18वीं बार जो जीत हुई थी जयचंद की वजह से, ये जयचंद कौन था, किस वंश से बिलोंग करता था। जयचंद ये गढ़वाल वंश से बिलोंग करता था। ये भी एक अच्छा राजा था, जयचंद भी अच्छा राजा था। लेकिन हम बात करें गढ़वाल वंश के एक्चुअल फाउंडर की बात करें तो वो था चंद्रदेव। उसने प्रतिहारों को हरा करके गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। हम ये कुछ वंश हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं हम उनको ही पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रतिहारों को हरा करके क्या है, गढ़वाल वंश की स्थापना की गई थी। तो एक्चुअल फाउंडर कौन है, वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव के बाद कन्नौज पर अधिकार किसका होता है, जयचंद का, 1117 ईस्वी में, 1170 ईस्वी में। अब ये जयचंद की एक बेटी होती है संयोगिता। संयोगिता को एक चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी का एक राजा है, बहुत ही प्रतापी राजा है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। उससे इनका प्रेम प्रसंग होता है, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का। ये चीज़ राजा जयचंद को पता चलता है तो उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो एक स्वयंवर रखते हैं। वो सोचते हैं कि एक उनकी मतलब दुश्मनी थी, पहले से ही दुश्मनी थी जयचंद, राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच। उन्होंने स्वयंवर रख दिया और उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, एक दरबान के तौर पर रख दिया गया। जब ये बात संयोगिता को पता चली तो उनको बुरा लगा, जिससे वो प्रेम करती हैं, और उनके फादर को पता है, उनको नहीं बुलाया गया स्वयंवर में। अब ये पृथ्वीराज चौहान भी इतना गिरा हुआ तो था नहीं, वो भी एक प्रतापी राजा है, बहुत शक्तिशाली राजा है। वो संयोगिता और उनके बीच संदेश वाहक बीच में होते हैं, उनके थ्रू बातचीत होती है। पृथ्वीराज चौहान वहाँ पहुँचता है, उसका अपहरण करके, उसकी मर्जी होती है उसमें संयुक्ता की, दोनों अपनी मर्जी से पहले बातचीत हो जाती है और फिर उसका अपहरण करके वो ले जाता है। एक ही घोड़े से उन्होंने मीलों तक का सफ़र तय किया अपने वंश तक जाने में। वहाँ जाकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब जयचंद की दुश्मनी पहले से ही थी, अब ये दुश्मनी और बढ़ गई, इस हद तक बढ़ गई कि बदला लेने के लिए जयचंद हाथ मिला लेंगे मोहम्मद गोरी से। जब वो, मैंने कहा कि 17 बार हार चुके हैं, लेकिन जयचंद जैसे गद्दार राजा की वजह से 18वीं बार मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इतने शक्तिशाली प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। अब यहाँ पे शुरुआत होती है। हम अब अटैक की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वीराज चौहान हैं, एक इनके कवि हैं, इनके सखा दोस्त, बहुत करीबी दोस्त हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन्होंने लिखा, पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा वो माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। अब वहाँ ये लेके आ जाते हैं। इस बीच मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध होता है 1191 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन
किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। अब इसमें जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। अपने अपने शक्तिशाली राजा है, प्रतापी राजा कहलाता है पृथ्वीराज चौहान। दूसरा जो अटैक होता है, इनके बीच युद्ध होता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब इस युद्ध में मिल कौन लेता है? बदला लेने के लिए जयचंद मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लेता है। और इस युद्ध में, क्योंकि देखो जो आपके करीब है, जो आपके आसपास है, उसको हर चीज़ का पता होता है, किसको कैसे हराया जा सकता है, कि क्या कमजोरियां हैं, एक रणनीति के तहत हरा सकते हैं। ऐसा ही जयचंद ने किया पृथ्वीराज चौहान के साथ। और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। हार मारता नहीं है उसको, मोहम्मद गोरी बंदी बना लेता है और ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद पता चलता है कि उनको कैद कर लिया जाता है। मोहम्मद गोरी अपने जो वहाँ पे होते हैं उनके थ्रू ये कहलवाया कि इनकी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि मार दिया करते थे, अगर ऐसे या तो कैद रखते थे, नहीं तो कुछ दिन बाद मार देते थे। तो उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि भी एक टैलेंट का पता चला। जब वहाँ उनसे पूछने गए तो वहाँ से पता चला कि जो पृथ्वीराज चौहान है ये शब्द भेदी बाण चलाते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने उनको लगा कि क्यों ना ये जो कलाकार, जो टैलेंट छुपा है, इसको देखा जाए, और एक सभा आयोजित करवा देते हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो कवि था चंद्रबरदाई, जो उसके सखा हैं, वो भी हैं। उनके थ्रू ही वो बात कि आप मतलब पूछें, उनको ही मौका दिया गया था कि इनकी आखिरी इच्छा क्या है। जब वो बैठते हैं सभा में, उस महफिल में मोहम्मद गोरी खुद भी शामिल होता है उसकी इस प्रतिभा को देखने के लिए। अब ये बात पता चल गई पृथ्वीराज चौहान को। कैसे? वो उनके ही सखा जो कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने ही एक दोहे के माध्यम से उनको समझाया, बताया, और बोले कि जब ये हुआ कि हाँ आप अपनी प्रतिभा का वो करें, दिखाएं, अपनी प्रतिभा दिखाएं, तो चंद्रबरदाई ने कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको रे चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान को बात समझ आ गई। वो शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। जाके मोहम्मद गोरी को वो बाण लग जाती है, कहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। और खुद कहते हैं दुर्गति से बचने के लिए चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई को मार दिया। ऐसी कहानियां हैं, ऐसा लिखा हुआ है, सच नहीं है। अगर ये सच है कि मोहम्मद गोरी को मार दिया पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से, तो 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, तो कहाँ से आया? अगर 1192 में मर चुका है, क्या उसका भूत आया लड़ाई करने के लिए? तो ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। और कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका राज, जो शक्तिशाली, और क्या उस टाइम कवि हुआ करते थे दरबार में, और जो उनको बोला जाता था वो वही लिख देते थे। तो हमें ज़्यादा उस पर बहस नहीं करनी है, इन सब चीज़ों पे जो है उसको हम बस पढ़ना है। हिस्ट्री में सारी चीज़ सच्चाई नहीं है, ठीक है? हम इस पर कभी बहस